कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट। अब इसमें देखते हैं टॉपिक इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। जो शुरुआत के नेशनलिस्ट लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, दी वाचा और भी बहुत सारे थे, इन लोगों ने जो है ये एनालाइज किया कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ब्रिटिश रूल की इंडिया के अंदर वो कैसी है। और फाइनली जो उन्होंने पाया वो ये था कि ड्रेन थ्योरी उन्होंने सामने रखी कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इन लोगों ने विरोध किया जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था एक सेल्फ सफिशिएंट इंडियन इकोनॉमी का कॉलोनियल इकोनॉमी में। यानी कि अब इंडिया की इकोनॉमी क्या हो रही थी, किसके लिए इस्तेमाल हो रही थी? सप्लायर हो गए थे रॉ मटेरियल्स और फूड स्टफ के, इंपोर्टर हो गए थे फिनिश गुड्स के, और ब्रिटिश कैपिटल के लिए फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे थे। तो मॉडरेट्स जो है कहीं ना कहीं उन्होंने क्रिएट करी ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर यही मेजर कॉज है इंडिया की पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। अब इंडिया की जो लाइफ थी एक कहीं ना कहीं डेप्रिवेट हो रही थी उस चीज को, यानी अपनी जो इंडिया की लाइफ है हमारे को हमारी चीजों से वंचित रहना पड़ रहा था। उस चीज को कम करने के लिए इन्होंने डिमांड करा कि अब जो है एक्शन होना चाहिए कि जो इंडिया की इकोनॉमिक सबसर्वियंस है ब्रिटेन के लिए वो उसको खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट इकोनॉमी का जिसमें इंडियन कैपिटल और एंटरप्राइज शामिल हो। तो जो शुरुआत के नेशनलिस्ट थे वो क्या क्या चाहते थे? रिडक्शन हो लैंड रेवेन्यू में, सॉल्ट टैक्स का एबॉलिशन हो, वर्किंग कंडीशंस जो प्लांटेशन लेबर की है उनमें इंप्रूवमेंट हो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, मॉडर्न इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए लेकिन टैरिफ प्रोटेक्शन और डायरेक्ट गवर्नमेंट एड की मदद। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर। 1920 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे इंडिया के अंदर उनका जो है कहीं भी उनके पास कोई रियल ऑफिशियल पावर नहीं। ये तो जो काम किए गए थे नेशनलिस्ट के द्वारा उसकी मदद हुई या उसकी वजह से जो मदद मिली कि ग्रोथ हो पाई नेशनल मूवमेंट की। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने कॉन्स्टिट्यूट करी थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, और ये जो है एक तरह से शक्तिहीन बॉडी थी, इसलिए डिजाइन करी थी ताकि जो भी ऑफिशियल स्टेप्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्गाइज कर सके कि वो जो है पास किए गए हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा। मतलब धोखा देने के लिए जो है उन्होंने एक ये बना दी थी। अब उस टाइम पे इंडियन मेंबर्स जो है वो बहुत कम थे संख्या में। 1862 से 1892 तक यानी 30 सालों में सिर्फ 45 इंडियंस जो है वो नॉमिनेट हुए, और उसमें ज्यादातर वेल्दी थे, लैंडेड थे या लॉयल इंटरेस्ट के थे ब्रिटिशर्स के लिए। इसमें आते थे सईद अहमद खान, क्रिस्टोदास पाल, वी.एन. मंडलिक, के.एल. नुलकर और रासबेरी घोष, ये सब जो है इसमें शामिल थे। तो 1885 से लेके 1892 तक जो नेशनलिस्ट डिमांड्स थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर वो जो है सिर्फ केंद्रित कहां पर थी कि एक्सपेंशन होना चाहिए काउंसिल का, यानी ज्यादा इंडियंस को पार्टिसिपेशन दिया जाए, रिफॉर्म होना चाहिए काउंसिल का कि ज्यादा काउंसिल को पावर दी जाए, जितना खास तौर से कंट्रोल होना चाहिए फाइनेंसेस के ऊपर। तो जो शुरुआत के नेशनलिस्ट थे वो मेनली वर्क कर रहे थे डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, और उनकी जो डिमांड्स थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को लेकर वो जो है तब हुई पूरी जब 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो है इस फॉर्म में जो है उनकी जाकर पूरी हुई। अब इन रिफॉर्म्स को जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कांग्रेस में के जो सेशंस थे उनके अंदर, जहां नेशनलिस्ट ने कहीं पे भी कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने सीधे बोला कि अब हमें जो जरूरत है वो है मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस की, कंट्रोल बजट के ऊपर चाहिए कि हमारे पास पावर हो, हम वोट कर सके, हम बजट में चेंज कर सके, और इसीलिए उन्होंने नारा दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। धीरे धीरे जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड उनका स्कोप बढ़ने लग गया। दादा भाई नौरोजी ने 1904 में, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 और लोकमान्य तिलक 1906 में इन लोगों ने डिमांड करी सेल्फ गवर्नमेंट की, और वो भी बिल्कुल उस तर्ज पर जैसा कि क्या कहते हैं सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज थी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की। जो लीडर्स थे जैसे फिरोज शाह मेहता, गोखले, उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रपोजल जो थे उनका क्रिटिसिज्म किया। जो ब्रिटिशर्स की मंशा थी उन्होंने क्या किया, काउंसिल्स का जो इस्तेमाल किया था वो बेसिकली ये था कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन लीडर्स जो हैं वो अपनी वहां पर बात बोल लें ताकि उनकी जो एक पॉलिटिकल स्टीम है वो निकल सके। अदरवाइज ये जो इम्पोर्टेंट काउंसिल्स बनाई थी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्रिटिसिज्म से। लेकिन नेशनलिस्ट कहीं ना कहीं कामयाब हुए, उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा काउंसिल्स को फोरम में, ताकि अपनी जो
ग्रीवियंसेस हैं उनको बाहर निकाल सके और साथ ही साथ एक्सपोज कर सके जो डिफेक्ट्स हैं इन डिफरेंट ब्यूरोक्रेसी के, क्रिटिसाइज कर सके गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रपोजल्स को, बेसिक इकोनॉमिक इश्यूज के मुद्दों को उठा सके जैसे कि पब्लिक फाइनेंस है। लेकिन नेशनलिस्ट जो है इस तरीके से अपना जो पॉलिटिकल स्टेचर है उसे उन्होंने बढ़ाया और नेशनल मूवमेंट बिल्टअप करने में काफी सहायता मिली। साथ ही साथ एक एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स जो है वो भी पब्लिक में जगाने में कामयाब हुए। लेकिन कहीं ना कहीं तक ये जो नेशनलिस्ट थे ये कह सकते हैं कि फेल हो गए। जो डेमोक्रेटिक बेस होता है मूवमेंट का उसमें जो है उसको वाइडन करने में ये कहीं ना कहीं फेल हो गए। वजह क्या थी कि इसमें सारे के सारे मासेस जो हैं वो शामिल नहीं थी, विमेन नहीं थी और साथ ही साथ इन्होंने डिमांड ये भी नहीं करी कि राइट टू वोट जो है वो सबका ये अधिकार होना चाहिए, मतलब सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। रिकैप, कैंपेन फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। जो मॉडरेट्स थे अब उन्होंने कैंपेन किया इस ग्राउंड पर सबसे पहले इंडियनाइजेशन होना चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज का। अब उसके लिए उन्होंने कहा इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स हैं उनको हायर इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, जबकि इंक्लूजन जो इंडियंस का है वो ज्यादा इकोनॉमिकल होना चाहिए। पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो उन्होंने कहा सैलरीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की है या ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स की वो सारी की सारी वापस इंग्लैंड चली जाती हैं, पेंशन उनको इंग्लैंड में मिलती है और सारा का सारा निकाला जो पैसा जा रहा है वो इंडियन रेवेन्यू से निकाला जा रहा है। तो एक तरीके से जो इंडिया का इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको लेकर। मॉरल ग्राउंड्स पर उन्होंने कहा कि इंडियंस के साथ भेदभाव करा जाता है, जो मेन पोजीशन है ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनसे उनको दूर रखा जाता है। दूसरी मांग ये थी कि वो चाहते थे सेपरेशन होना चाहिए जुडिशियल का एग्जीक्यूटिव फंक्शन से। इन्होंने आलोचना करी जो ऑपरेसिव और टायरनिकल ब्यूरोक्रेसी है उसकी, साथ ही साथ जो बहुत ही महंगा और टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम है उसकी। इन्होंने क्रिटिसाइज करी फॉरेन पॉलिसीज जिसकी वजह से बर्मा एनेक्स हो गया, अफगानिस्तान पर अटैक हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल्स जो उनको दबाया जा रहा है, सप्रेशन हो रहा है उनका, और ये सब की सब जो भार पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, इंडियन ट्रेजरी पे। फिर वो चाहते थे कि एक्सपेंडिचर जो है बढ़ाया जाए वेलफेयर को लेकर, हेल्थ है, सैनिटेशन है, एजुकेशन में एलिमेंट्री और टेक्निकल है, टेक्निकल में भी आपका इरिगेशन वर्क है, इम्प्रूवमेंट हो गया एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल बैंक्स हो गए कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेटर्स के लिए, वो क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। फिर इन्होंने डिमांड रखी बेटर ट्रीटमेंट की इंडियन लेबर के साथ, खास तौर से जो बाहर ब्रिटिश कॉलोनीज में काम करते हैं उनको वहां पर ऑपरेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। जो सिविल राइट्स थी, राइट टू स्पीच, थॉट, एसोसिएशन और फ्री प्रेस, ये सब जो राइट्स थी इसकी जो है इंक्लूजन की डिमांड हो रही थी। मेन क्या था, लगातार कैंपेन्स होने की वजह से जो नेशनलिस्ट थे अब वो कामयाब हो गए थे जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं उनको स्प्रेड करने में। और बहुत जल्द क्या हुआ, ये जो डिफेंस था सिविल राइट्स का ये एक इंटीग्रल हिस्सा बन गया फ्रीडम स्ट्रगल का। लगातार जागरूकता होने के कारण, बढ़ने के कारण, जब तिलक को अरेस्ट किया गया उनके साथ और बहुत सारे लीडर्स और जर्नलिस्ट को 1897 में, तो या डिपोर्टेशन हो गया नेहरू नाटू ब्रदर्स का बिना किसी ट्रायल के, तो ऐसे में जो पब्लिक का गुस्सा था वो फूट पड़ा।